हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने खनिज लवणों के बारे में किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि कैल्शियम मेजर खनिज लवण की वर्गीकरण के अंदर आता है। खनिज लवणों में कैल्शियम का जो स्थान है वो सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है। हमारे शरीर के कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों से मिलकर के बना होता है। इसमें से लगभग आधा यानी कि 2% भाग केवल कैल्शियम के द्वारा निर्मित होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम कैल्शियम होता है, जिसका लगभग 99% भाग हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है और शेष 1% भाग रक्त, विभिन्न द्रव्यों और नाजुक ऊतकों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके कार्यों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला शारीरिक निर्माण का कार्य और दूसरा शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शरीर के निर्माण का कार्य। इसके अंदर पहला जो कार्य है वो हड्डियों के निर्माण का कार्य है। हड्डियां हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम से बनी होती हैं, जो कि मेनली हाइड्रोक्सी एपिटाइट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम यह निर्माण कार्य फास्फोरस के साथ मिलकर के करता है। गर्भावस्था में ही भ्रूण के शरीर में एक मजबूत और लचीला पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, जिसे प्रोटीन मैट्रिक्स कहा जाता है। ये हड्डियों का निर्माण करता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि गर्भावस्था में भ्रूण की अस्थियां अधिक खनिज लवण ग्रहण नहीं करती। जन्म के बाद मैट्रिक्स के अंदर कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया से ये मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। तो बात करते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन से मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के जमा होने की क्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं, और मैट्रिक्स में अन्य खनिज पदार्थों के जमने की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। शरीर में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। यह हमारी आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा करके और रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के अवशोषण की मात्रा को बढ़ा करके कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य है हड्डियों को मजबूती देना। कैल्शियम से हमारे हड्डियों को मजबूती मिलती है। आहार में कैल्शियम की कमी होने के कारण से हमारी अस्थियों में मजबूती नहीं आती। वे शरीर का भार न उठा पाने की स्थिति में टेढ़ी हो जाती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, कोमल अंगों को सुरक्षा देने का काम करती हैं। शरीर में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा न होने पर हमारे बोन मैट्रिक्स के चारों तरफ उपस्थित तरल पदार्थ में भी हड्डी कोशिकाओं के निर्माण के लिए कैल्शियम अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट कार्य है दांतों का निर्माण और उनको मजबूती देना। दांतों का इनेमल, जो कि शरीर में सबसे कठोर तंतु से बना होता है, दांतों के डेंटिन और इनेमल का निर्माण कार्य भी हाइड्रोक्सी एपिटाइट रूप में होता है। यहाँ इसके क्रिस्टल घने होते हैं और पानी की मात्रा कम होती है। इनेमल में पाए जाने वाली प्रोटीन को कैरेटिन और इनेमल के नीचे डेंटिन जो होती है उसको कोलेजन कहा जाता है। दांतों के इनेमल में 36% कैल्शियम और डेंटिन में 27% कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अवशोषण के बाद रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस और पानी के मिलने से कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, और ये दांतों में इसी रूप में जमा होकर दांतों को मजबूती प्रदान करता है। छोटे बच्चों के दांत निर्माण के समय अगर उन्हें कैल्शियम कम मात्रा में दिया जाता है तो उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं और उनके मुख में दांतों में सड़न के प्रति संवेदना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनेमल दांतों की सफ़ेदी और चमक देता है।
दांतों को ठंडे और गर्म की संवेदना से भी बचाने का कार्य करता है। इनेमल के उतरने से दांतों की ठंडे और गर्म की संवेदना बढ़ जाती है और दांतों को कीड़ा लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट कार्य है हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की वृद्धि में सहायता करना। यानी कि हमारी हड्डियां जितनी लंबी होंगी, जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी, उसी अनुपात में हमारे शरीर की लंबाई भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो कार्य है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, यानी कि शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना। शरीर में कैल्शियम से विभिन्न क्रियाओं का संचालन होता है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त के थक्के के रूप में जमने में सहायता करना। हमारे खून के अंदर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है जो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है उनकी उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। और ये थ्रोम्बिन एक एक्टिव एंजाइम है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की उपस्थिति में, जो कि फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड में पाया जाता है, थ्रोम्बिन उसकी उपस्थिति में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और इस कन्वर्जन में विटामिन के भी मदद करता है। और ये फाइब्रिन जब वायु के संपर्क में आता है तो रक्त के थक्के का निर्माण करता है। दूसरा कार्य है हृदय की गति को नियंत्रित करना, यानी कि रेगुलेट्स हार्ट बीट। हृदय को ढकने वाली दोहरी झिल्ली में जो तरल पदार्थ जिसको कि पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। हृदय की नियमित धड़कन के लिए इस तरल पदार्थ का होना आवश्यक है। नेक्स्ट कार्य है रेगुलेट्स द परमिलिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिकाओं की झिल्लियों की पारगम्यता को नियंत्रित करना। कोशिकाओं का झिल्ली में कैल्शियम की उपस्थिति फॉस्फोलिपिड लेसिथिन के साथ संयुक्त रूप से होती है। इस रूप में कैल्शियम कोशिकाओं की पारगम्यता तथा पोषण पदार्थों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इससे पोषक तत्व कोशिकाओं में आसानी से चले जाते हैं और व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट कार्य है मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस, यानी कि अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखना। कैल्शियम शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अम्ल की मात्रा कम होने से शरीर में क्षारीयता बढ़ जाती है और अपच हो जाती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का क्रियाशीलता और संकुचन में सहायता, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कैल्शियम मांसपेशियों की ऐच्छिक और अनैच्छिक उत्तेजनाओं को नियमित करता है। इससे ही हाथों, पैरों, बाजुओं, टांगों, गर्दन, कमर और अन्य अंगों की मांसपेशियां कार्य करती हैं। टू मेंटेन द सेंसेशन ऑफ नर्व्स। नेक्स्ट कार्य है तंत्रिका संवेदनाओं को बनाए रखना। तंत्रिका संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का काम एसिटाइल कोलिन नाम का पदार्थ करता है। इस पदार्थ का निर्माण कैल्शियम के टूटने की प्रक्रिया से होता है। स्नायु संस्थान के उद्दीपन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हार्मोन्स के निर्माण में मदद करना। कैल्शियम आंतरिक स्राव ग्रंथियों के स्राव अथवा हार्मोन के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स का निर्माण में भी मदद करता है। कैल्शियम वसा पाचन में सहायक एक निष्क्रिय एंजाइम पेनक्रियाटिक लाइपेज को क्रियाशील बनाने में सहायता करता है और साथ में B12 विटामिन के आंतरनली में अवशोषण की क्रिया में भी कैल्शियम सहायता करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ स्ट्रोंशियम, यानी कि स्ट्रोंशियम का नियंत्रण करना। हमारे वातावरण में परमाणु परीक्षणों के दौरान रेडिएशन से निकला हुआ पदार्थ 90 स्ट्रोंशियम की मात्रा बढ़ जाती है। यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हड्डियों को कमज़ोर करता है। आहार में कैल्शियम की उचित मात्रा होने से वातावरण द्वारा ग्रहण किया गया स्ट्रोंशियम
की अधिकतर मात्रा शरीर द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। इस प्रकार से कैल्शियम स्ट्रोंशियम के हानिकारक प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैल्शियम की प्राप्ति के साधन। कैल्शियम हमें मुख्य रूप से दूध और दूध से बने पदार्थों जैसे कि क्रीम रहित दूध, पूर्ण दूध, दूध के पाउडर से मिलता है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस का उचित अनुपात होता है, जिससे दूध के कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। इसके साथ साथ दूध में लैक्टोज की उपस्थिति भी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। इसीलिए दूध को कैल्शियम प्राप्ति का उत्तम साधन माना जाता है। इसके अलावा सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा इत्यादि में भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ कैल्शियम हरी पत्ते वाली सब्जियों जैसे पालक, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, पत्ता गोभी इत्यादि में भी पाया जाता है। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, रागी और दालें जैसे चने की दाल, मूंग, मोठ, सोयाबीन आदि में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इस तालिका के अंदर ये दिखाया गया है कि किन खाद्य पदार्थों में कितनी मात्रा में कैल्शियम है। जैसे कि अगर आप इस तालिका को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अनाजों और दालों में सबसे ज़्यादा रागी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जो कि 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है, जबकि गेहूं के आटे में 48 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम कैल्शियम की मात्रा है। दालों के अंदर 200 से 260 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। गाय के और भैंस के दूध में 210 और 149 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम के अवशोषण के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो मदद करते हैं और कुछ तत्व बाधा पहुंचाते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हमारे आहार के अंदर कुल कैल्शियम की जो मात्रा है उसका लगभग 20 से 30% ही हमारी छोटी आंत के ऊपरी भाग में अवशोषित होता है। शेष कैल्शियम मल के माध्यम से हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो कारक हैं जो कि अवशोषण में मदद करते हैं वो इस प्रकार से हैं। विटामिन डी हमारे आहार से ग्रहण किए गए कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है। छोटी आंत में कैल्शियम अधिक समय तक रहता है, उस समय वहाँ पर विटामिन डी की उपस्थिति से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है और ख़ास तौर से वृद्धि की अवस्था, गर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था या कैल्शियम की कमी की अवस्था में कैल्शियम का अवशोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो भी कैल्शियम के अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। अगर दोनों के अनुपात 1:1 में है तो कैल्शियम के अवशोषण की दर बढ़ जाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन भी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने का काम करता है। जो लो पीएच यानी कि अम्लीयता वाले भोजन हैं वो भी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं। लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है वो भी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन भी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करते हैं। अगर हमारी जो शारीरिक आवश्यकता है वो ज़्यादा है तो उस अवस्था में भी कैल्शियम का अवशोषण लगभग 50% तक बढ़ जाता है। और वसा की उचित मात्रा भी कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। अगर वसा उचित मात्रा में है तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में वसा होती है तो वो अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इनहिबिटिंग कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यानी कि वो कारक जो कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड और फाइटिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलेट्स और फाइटेट्स जो हैं ये एंटी न्यूट्रिशनल पदार्थ हैं, यानी कि ये हमारे भोजन के अंदर फाइटेट्स
अनाजों के छिलके में फाइटिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फाइटेट नाम का अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता, यानी कि फाइटेट्स हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। इसी तरह से ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का तत्व बनाता है, जो कि इनसोल्यूबल या अघुलनशील है और ये भी अवशोषित नहीं होने देता कैल्शियम को। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप पालक पनीर बना रहे हैं तो पालक को अलग से पकाएं और उसके बाद लास्ट में पनीर ऐड करें, ताकि कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से हो सके। और अगर संभव हो तो दोनों चीज़ों को अलग अलग इस्तेमाल करें, पालक पनीर एज सच ना बनाएं। दूसरा है कारक जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, हाई जो डाइटरी फॉस्फेट्स हैं, वो भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। अगर हमारे आहार के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की जो रेशो है वो 1:2 या 2:1 है, तो ये आइडियल मानी जाती है। अगर इससे ज़्यादा फॉस्फेट्स हैं तो अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। फ्री फैटी एसिड्स भी कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट्स बनाते हैं और वो अवशोषित नहीं हो पाती हैं। इसके साथ साथ जो हाई पीएच है, क्षारीय हालात हैं, वो भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। और हमारे आहार के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में रेशा है, वो भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो भावनात्मक अस्थिरता है हमारी, वो भी कैल्शियम के अवशोषण की दर को करती है कम। और आहार में अगर तांबे की कमी है या मैग्नीशियम की अधिकता है, ये भी हमारे कैल्शियम के अवशोषण में बाधा का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम के रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स, जो कि 2 हार्मोन्स है, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, और पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, और विटामिन डी जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ये तीनों कैल्शियम के स्तर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। हमारे शरीर के अंदर आमतौर पर कैल्शियम की कमी होने के कारण है आहार में कैल्शियम की कमी का आहार में कैल्शियम का कम मात्रा में होना, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम के स्टोर हैं वो कम होने से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं और हम रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि खून के अंदर कैल्शियम का स्तर कम होना। इसका जो मेन कारण होता है वो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि डायरेटिक्स हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स हैं कुछ बीमारियों के लिए, जैसे रीनल फेलियर है या हाइपोथायराइडिज्म है, इनमें भी कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उससे भी कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारी आंतनली में कैल्शियम और फास्फोरस का अगर ठीक प्रकार से अवशोषण नहीं होता है तब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैल्शियम की कमी है उसका विभिन्न आयु वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर आमतौर पर 6 माह से 2 वर्ष की आयु तक कैल्शियम की कमी तीव्रता से पाई जाती है, जिसके जो प्रभाव हैं वो विभिन्न हैं। सबसे पहले दांतों के ऊपर प्रभाव, जिसके लक्षण हैं दांतों में कैल्शियम की कमी से दांतों और हड्डियों में कैल्शियम जमने की जो प्रक्रिया वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, जिसके कारण से दांतों की मजबूती में कमी आ जाता है। दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, दांत जल्दी गिर जाते हैं, दांत देर से निकलते हैं, दांतों का आकार भी ठीक नहीं होता, इनेमल में दरारें पड़ जाती हैं,
दांत पतले और सड़न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के अंदर जो कैल्शियम का प्रभाव होता है। दूसरा है हड्डियों के ऊपर, जिसको कि रिकेट्स कहा जाता है, जिसके लक्षण हैं हड्डियों की मजबूती जो है वो कम होने के कारण से शरीर का भार नहीं उठा पाती है और शरीर का भार न सहन करने के कारण हड्डियां लचक कर टेढ़ी हो जाती हैं। चलने पर आपस में घुटने टकराने लग जाते हैं, जिससे दर्द होता है, जिसे कि नोक नी कहा जाता है। लंबी हड्डियों के सिरे बढ़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और एड़ी और कलाई की हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं। छाती की हड्डियां खोखली, नाजुक और आगे की तरफ बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसे पिजन चेस्ट कहा जाता है। खोपड़ी की हड्डियां भी नाजुक और आगे की तरफ बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। इससे माथा आगे की तरफ निकला हुआ और बड़ा दिखाई देता है। पसलियां थोड़ी थोड़ी दूर पर फूल जाती हैं और पिरोए हुए मोती के समान लगती हैं। इस अवस्था को रिकेटिक रोजरी कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, भूख की अधिकता और ऐंठन शुरू हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, नींद में कमी हो जाती है, सोते हुए माथे पर पसीना आता है, पाचन संस्थान भी प्रभावित होता है, कभी दस्त और कभी कब्ज होनी शुरू हो जाती है, पेट बाहर की तरफ निकल आता है, जिसे पोर्ट बेली कहा जाता है, रक्त में फास्फोरस का स्तर कम हो जाता है और सीरम में फॉस्फेट का स्तर बढ़ जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर कम हो जाता है। अगर इसके बाद भी जो कंडीशन है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो बच्चों में टिटेनी नाम का रोग हो जाता है, जिसको कि रिकेट का उग्र रूप माना जाता है, जिसमें कि रक्त में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों की संकुचन की गति अनियंत्रित हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐंठन आती है, सांस अवरुद्ध होने के कारण से शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे कि इस स्थिति को स्टेटनी बोलते हैं। सीरम में कैल्शियम की मात्रा के अनुसार रोग के अन्य लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, टांगों में दर्द, याददाश्त कम होना, उदासी, त्वचा में खुरदरापन, बाल और नाखून टूटना, मिर्गी के दौरे पड़ना इत्यादि। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशोरों के अंदर कैल्शियम की कमी के प्रभाव। लड़कियों में कैल्शियम की निरंतर कमी रहने से उनकी श्रोणी मेखला यानी कि जो पेल्विक गर्डल है, जो कूल्हे की हड्डियां हैं, वो संकुचित हो जाती हैं और बड़े होने पर गर्भावस्था के बाद जो प्रसव के दौरान उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और गर्भपात की संभावना भी बढ़ जाती है। किशोर अवस्था में दांत पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ड्यूरिंग अडल्टहुड, यानी कि प्रौढ़ावस्था में कैल्शियमहीनता के प्रभाव। आहार में कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी या पैराथायराइड हार्मोन की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण से प्रौढ़ों के अंदर कैल्शियम की कमी होने से जो रोग होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया या एडल्ट रिकेट्स कहा जाता है, जिसके विभिन्न लक्षण होते हैं, जैसे कि टांगों और पीठ में दर्द, हड्डियां कमज़ोर, लचीली और जल्दी टूटने वाली और टूटने पर कठिनाई से जुड़ना, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, कूल्हे और छाती की हड्डियों में विकृति आ जाती है, चलने में दर्द होता है, टांगे फैलाकर चलने लग जाता है इससे प्रभावित व्यक्ति। ये रोग आमतौर पर आर्थिक जो स्तर है, लो आर्थिक, निम्न आर्थिक स्तर की जो गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताएं उनमें होता है। उनके आहार में कैल्शियम की कमी होती है या उन महिलाओं में जो पर्दे के अंदर रहती हैं, जिसके कारण से उन्हें विटामिन डी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। गर्भावस्था में तेज़ी से विकसित हो रहे भ्रूण को अपना कैल्शियम की आवश्यकता अपने ज़्यादा होती है, जो कि माता के ऊपर निर्भर रहता है। माता के आहार में अगर कैल्शियम की कमी है तो भ्रूण का विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता
और माता की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भ्रूण के अस्थि विकार के लिए माता के शरीर से कैल्शियम अधिक मात्रा में निकल जाता है और गर्भवती माता के शरीर में कैल्शियम की और भी ज़्यादा कमी हो जाती है। स्तनपान की अवस्था में भी माँ के शरीर का कैल्शियम दुग्ध निर्माण में प्रयुक्त होता है। माँ के आहार में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो माँ और बच्चे दोनों में कैल्शियम की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस कमी को आहार या कैल्शियम की गोलियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी। वृद्धावस्था में कैल्शियम की निरंतर कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्रों वाली, यानी कि इस बीमारी में हड्डियों में लगातार कैल्शियम निकलने से हड्डियों की सघनता कम हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर और स्वयं टूटने वाली हो जाती हैं और जरा सा धक्का लगने पर ही वृद्ध व्यक्ति के या झटका लगने पर ही हड्डियां टूटने की संभावना बढ़ जाती है और टूटी हुई हड्डियां भी बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। स्त्रियों में माहवारी समाप्त होने पर या ओवरी निकलवाने के बाद कैल्शियम अवशोषण की जो दर है वो कम हो जाती है। वृद्धावस्था में रक्त सीरम में भी कैल्शियम का स्तर ठीक होता है, किंतु संचित कैल्शियम कम हो जाता है। इस आयु में कैल्शियम की जो कमी है उसके विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी झुक जाना, कोबड़ जिसको कि काइफोसिस कहते हैं वो निकल आता है। कैल्शियम की कमी से रक्त का थक्का बहुत देर से जमता है, जिससे कि चोट लगने की हालात में शरीर से रक्त की अधिक मात्रा में हानि होने का भय रहता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन ओल्ड एज। इसके बाद है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की अगर अधिकता है तो उसका बच्चों बड़ों पर क्या प्रभाव दिखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों में कैल्शियम की अधिकता का प्रभाव। कैल्शियम की अधिकता आमतौर पर 5 से 9 महीने के बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे मुख्य रूप से माँ के दूध पर निर्भर होते हैं और अधिकता दुग्ध प्रधान देशों में अधिक होती है। यहाँ विटामिन डी काफ़ी मात्रा में सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। बच्चों में हाइपर कैल्सीमिया के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण रक्त में यूरिया और प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, भूख कम हो जाती है, कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गुर्दों में कैल्शियम पथरी के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और उल्टी आती है। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया इन अडल्ट्स, यानी कि वयस्कों में कैल्शियम की अधिकता, जिसके कि आमतौर पर जो व्यक्ति पेप्टिक अल्सर से पीड़ित होते हैं उनमें, या ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक दूध या घुलनशील क्षारीय पदार्थ जो एंटासिड्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें ये हालात बनते हैं हाइपर कैल्सीमिया के, जिसके लक्षण हैं वॉमिटिंग, भूख न लगना, आमाशय और आंतों में रक्तस्राव, गुर्दों में पथरी होने की संभावना होना। नेक्स्ट है डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन यानी कि ICMR के हिसाब से विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता दी गई है, जो कि इस प्रकार है। जैसे शिशु जो कि जन्म से 1 साल का बच्चा है उसके लिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन, 1 से 9 साल के बच्चे के लिए 400 मिलीग्राम, 10 से 12 साल के बच्चे के लिए 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किशोर लड़के और लड़कियों के 13 साल से 15 साल के लिए 600 मिलीग्राम और 16 से 18 साल के किशोरों के लिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुष और महिलाओं को 400 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जबकि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माता को
1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। आज के टॉपिक में इतना ही है। इसके साथ साथ फर्दर स्टडी के लिए कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। इन बुक्स के माध्यम से भी आप इस टॉपिक का अध्ययन कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।